इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक समय में लोक सेवा एक हर राज्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। सरकार का कार्य केवल राज्य सचिव, विभागों के प्रधानों, मंडलों के सभापति, संसदीय अवर सचिवों, कनिष्ठ अधिपति, विशिष्ट अधिपति आदि मंत्रीगणों के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है और न ही इन सरकार के इन लोगों के से ये आशा की जा सकती है कि वो कर एकत्रित करेंगे, लेखा परीक्षण करेंगे यानी ऑडिट करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे, कारखानों का निरीक्षण करेंगे, जनगणना भी करेंगे, हिसाब रखेंगे, डाक का वितरण करेंगे, समाचार लाने ले जाने का काम करेंगे। यानी ये सब कार्य करने के लिए एक अलग ही सेवी वर्ग की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये कार्य बहुत ही बहुमुखी कार्य हैं और ये उन अधिकारियों के द्वारा किए जाते हैं जिन्हें स्थायी लोक सेवक कहा जाता है और ये बहुत ही सरकार के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक विशाल समूह है ये, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल हैं, जो एक देश के एक छोर से दूसरे छोर तक विधि का पालन करता है और इन्हीं के द्वारा जनसाधारण नित्य के जो काम हैं उनके माध्यम से देश की सरकार के निकट संपर्क में आता है और जनता की दृष्टि में इस निकाय का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये किसी भी प्रकार से जो सरकार है, विद्यमान सरकार, उससे किसी भी रूप में कम महत्वपूर्ण और कम आवश्यक भी नहीं है। इसलिए लोक प्रशासन में सेवी वर्ग को एक सर्वोच्च तत्व माना जाता है। सेवी वर्ग को प्रशासन की आधारशिला, की स्टोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, या हम उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि लोक प्रशासन या लोक सेवा की बहुत विशेषता है। तो लोक सेवा की क्या विशेषता है, जिनको देखकर हम समझ सकते हैं। तो पहली विशेषता यह है कि लोक सेवा में कुशल कार्यकर्ता यानी स्किल्ड वर्कर्स होते हैं। लोक सेवा में ऐसे व्यावसायिक वर्ग वाले लोग होते हैं जो कि प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, जो कुशल होते हैं, स्थायी होते हैं और जिनको वेतन दिया जाता है। और ये अन्य व्यक्तियों के समान ही हैं, लेकिन ये भिन्न भिन्न व्यवसायों में व्यस्त रहते हैं। लोक सेवकों का व्यवसाय होता है प्रशासन का संचालन करना, यानी उनका कार्य होता है प्रशासन का संचालन करना, जिसके लिए उन्हें वेतन दिया जाता है। और प्रशासन का कार्य करना ही इन सिविल सेवकों का पूर्णकालिक व्यवसाय होता है। यानी अपने काफी जीवन के लंबे समय वो सिविल सेवक के रूप में कार्य करते हैं और एक निश्चित अंतराल के बाद में वो रिटायर होते हैं। दूसरी विशेषता होती है लोक सेवा की कि इसमें पद सोपान का सिद्धांत कार्य करता है। पद सोपान के सिद्धांत से तात्पर्य है प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, यानी पद सोपान में उच्च या सुपीरियर और एक अधीनस्थ या सबऑर्डिनेट अधिकारियों की एक सुदृढ़ और अनुशासित व्यवस्था होती है और इसमें उच्च अधिकारियों के द्वारा निम्न अधिकारियों को सुपरविजन करने का अधिकार दिया जाता है और प्रत्येक अधिकारी को अपने उच्च अधिकारी की आज्ञाओं का पालन करना होता है। तो इसे हम पद सोपान का सिद्धांत कहते हैं और ये पद सोपान की व्यवस्था लोक सेवा में पाई जाती है। तीसरी विशेषता ये है कि ये जो सेवक होते हैं ये वेतनभोगी पेड वर्कर्स होते हैं। ये लोक सेवाएं जो हैं अवैतनिक नहीं होती है। इन सभी को सदस्यों, इनके जितने भी सदस्य होते हैं यानी जो भी लोक सेवक होते हैं उनको एक निर्धारित वेतन प्राप्त होता है और ये वेतन उनके पद के दायित्व, उनकी योग्यता, उनके कार्य करने का जो जोखिम है वो और उनके श्रम के आधार पर निर्धारित होता है। अधिकांश देशों में
एक विशेषता और पाई जाती है, वो है अनामता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। जिस अनामते के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि लोक सेवक बिना नाम के कार्य करते हैं, इन्हें अनाम रहना पड़ता है। ये पर्दे के पीछे रहकर मंत्रियों की, मंत्रालयों के कार्यभार को संभालते हैं और इनका जो उत्तरदायित्व है वो उत्तरदायित्व ये नहीं ले, इनका जो क्रेडिट है वो ये नहीं लेते हैं, बल्कि ये इन सारे कार्यों की श्रेय जो है वो जनप्रतिनिधियों को दिया जाता है। ये लोग जनप्रतिनिधियों की सलाह देने का और उनकी सहायता देने का कार्य करते हैं। यानी ये किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं होते हैं। अगर सरकारें बदल जाती हैं तो ये बदली हुई सरकार के मंत्रियों और उन स्थानों पे काम करने के लिए आए हुए नए लोगों के साथ में कार्य करते हैं। इसलिए इन्हें अनाम लोगों के नाम से भी जाना जाता है। जो अगली विशेषता है वो ये है कि इन लोगों का कार्यकाल स्थायी होता है, परमानेंट टेन्योर होता है और ये निश्चित समय और उम्र तक अपने पद पर कार्य करते हैं और ये जो है इनकी जीवन वृत्ति का साधन भी यही होता है। यानी उनको एक निश्चित मात्रा में और इनके पद के अनुरूप वेतन दिया जाता है ताकि ये जीवन यापन कर सकें, इस कार्य को वो अपना करियर बना सकें। तो राजनीतिक दलों के दांव पेचों और राजनीतिक नेतृत्व जो अगर बदलता है तो इनके ऊपर कोई असर नहीं होता है, ये यथावत अपना कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से इनकी एक विशेषता ये भी होती है कि ये अपना दृष्टिकोण इसी कारण से तटस्थ भी रखते हैं और न्यूट्रलिटी यानी तटस्थता इनकी विशेषता होती है, क्योंकि ये राज्य के सेवक होते हैं और राज्य में जो भी सरकार होती है या जिस भी राजनीतिक दल की सरकार होती है उनके नीतियों और कार्यक्रमों को पूरा करना इनका दायित्व होता है। और इसके अतिरिक्त इनमें सेवा भावना यानी मिशनरी स्पिरिट की होना एक इनकी आवश्यकता बनी होती है, क्योंकि अगर ये लोग सेवक सेवा भावना से जनता की सेवा करते हैं, सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करते हैं, तो ये भावना निश्चित ही उनमें होना जरूरी है। जो राज्य के सेवक होते हैं उन्हें संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना होता है और उन्हें व्यक्तिगत लाभ से पहले अपने सार्वजनिक हित को अधिक ध्यान में रखना होता है। इनसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि ये जनता के प्रति रेस्पॉन्सिवनेस रखेंगे। लोग जो कर्मचारी होते हैं ये जनता की सेवा करते हैं, इसलिए ये जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और अभी वर्तमान समय में तो ये स्थिति है कि कोई भी समझदार लोक सेवक जनता की अवहेलना का कार्य नहीं करता है, क्योंकि वास्तव में प्रजातंत्र में जनता ही वास्तविक संप्रभु होती है। इसलिए ये जो लोक सेवक होते हैं ये इनको जो भी कार्य सौंपा जाता है ये कार्य अपनी पूरी कुशलता और दक्षता से करने का प्रयास करते हैं। इसी तरह से ये इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कार्यकर्ता प्रशिक्षित होते हैं। लोक सेवकों को इन कार्यों को करने और अपने दायित्वों को निभाने का पूरा ट्रेनिंग दी जाती है, समुचित ट्रेनिंग दी जाती है। इनको कार्य में इनको लेने से पहले इनका एक निश्चित कार्यकाल के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में जब अपने कार्य में दक्ष हो जाते हैं, अपने कार्य की आवश्यकताओं को समझने लगते हैं, तब इनको उन पदों का दायित्व सौंप दिया जाता है और उन्हें दिए गए जो प्रशिक्षण होते हैं वो प्रशिक्षण उनके पद के दायित्वों से ही नहीं बल्कि उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने का कार्य भी करते